में एग्जामिनर ने, जैसे उन्होंने 2 ऐसे लिखा, तो एक ऐसे उन्होंने लिखा था लगभग 3 सवा 3 पेज का, और एक ऐसे लिखा था उन्होंने 4 पेज का, 4 सवा 4 पेज का। तो 3 सवा 3 पेज का जो ऐसे लिखा था उसमें एग्जामिनर ने मार्क कर दिया था कि ऐसे इज टू शॉर्ट, और जो लंबा लिखा था उसको कहते थे ऐसे इज टू लॉन्ग। मतलब जो 4 पेज सवा 4 पेज का लिखा था, ज्यादा अंतर नहीं था। और उनके जो स्कोर आए थे उस स्कोर को मिलाकर के इतने स्कोर नहीं हुए कि वो क्वालिफाई कर पाए, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो ये एक बहुत मतलब अजीब सी स्थिति है कि टू शॉर्ट और टू लॉन्ग का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। हमें 500 शब्द में आपने कहा है हम लिखेंगे, तो इसीलिए एक बात जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि चैट में जो भी बात करनी है डायरेक्टली आप मुझसे करें, अननेसेसरी चैटिंग ना करें, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब करता है क्लास को, है ना। वट एवर थिंग दैट यू नीड टू डिस्कस विद, जो मुझसे कहना है आप मेरे लिए डायरेक्ट चैट में करें। उसके बाद यदि आपको चैट में कुछ डिस्कशन करना है तो मैं क्लास छोड़ के उसके बाद 1.5-2 घंटे छोड़ दूंगा, आप लोग चैट करते रहना। पर क्लास में ना बहुत डिस्टर्बेंस होती है ना, अननेसेसरी चैटिंग आपस में कोई नहीं करेगा प्लीज, अदरवाइज मैं चैट ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, चलिए। सो हम क्या बात कर रहे थे? तो हाँ, सो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे और भी मैं कुछ लोगों की कॉपीज और भी मैंने देखा, जिन लोगों ने एसएससी से कॉपीज मंगाई थी उन्होंने मुझे शेयर किया था, उसमें ये लिखा हुआ था ऐसे इज टू लॉन्ग टू शॉर्ट। बहुत सिंपल तरीका है। मैंने कैसे मेजरमेंट करना है, ऐसे 500 शब्द आपको मैंने बता रखा है कि भाई आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हैं। जो नए लोग हैं उनको मैं बताया था, एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हैं आपको प्रैक्टिस में पता लग जाएगा। आप जब लगातार लिख रहे हैं तो 5 6 7, मतलब मैं आइडियली 6 वर्ड रिकमेंड करता हूँ। यस सर, 6 7। हाँ 6 7, मैं आइडियली 6 ही रिकमेंड करता हूँ कि आप 6 लिखें। 6 लिखें। एक पेज में कितनी पंक्तियां हैं आप काउंट कर लेंगे कितनी पंक्तियां होंगी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 20 पंक्तियां एक पेज में होती हैं जो एसएससी का स्टैंडर्ड पे जाता है, तो लगभग 120 जो है 39 पंक्तियां होती हैं। हाँ सर, सर 30, सर 30 30 गलती से हो 30 गया है था। तो हाँ 30। तो 30 पंक्तियां होती हैं, तो लगभग लगभग आप मान के चलें कि वही एक पेज में आप, क्योंकि बीच में आप पैरा भी छोड़ेंगे, कहीं हेडिंग भी देंगे, तो 150 के आसपास आप शब्द लिख पाएंगे। 150 शब्द यदि आप एक लाइन इसमें लिखते हैं एक पेज में, तो 3 पेज से 3.5 पेज आपको लिखना है। और लिखने के बाद लास्ट में क्या करें कि अंदाजन, एक्यूरेट तो आप गिनते नहीं बैठेंगे, अंदाजन आपको पता लग गया कि आपने 3.5 पेज, 3.25 पेज लिख दिया और एक में 6 लिख रहे हैं, तो अंदाजन आप लिख दें शब्दों की कुल संख्या 540 या 530 या 520, लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दें। वैसे ही आप इंग्लिश में भी कर दें। कोई भी एग्जामिनर शब्द गिनने तो बैठेगा नहीं आपका, मतलब ये जो भी इवेलुएटर रहेगा कि आपने 520 लिखा है तो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, अंदाजा ही लगा सकता है। और यदि आपने 520 लिख दिया है तो ये लिखने में इवेलुएटर के लिए बहुत मुश्किल होगा कि टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, क्योंकि आपने 520 540 लिख के दिया है और आपने अंदाजन दिया है 540 आपने लिखा, और यदि वो 560 हो गया तो क्या उसके लिए आपको कोई क्लेम कर देगा? नहीं करेगा ना। ठीक है सर, गिनती में 10 ऊपर नीचे हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? सर एक लड़के की मैंने शायद कॉपी देखी थी, जी। उसने 2.5 पेज लिखा था एग्जैक्टली दोनों ही एसेस का, और उसको मतलब 120+ मार्क्स मिले थे। तो मतलब कंटेंट काफी अच्छा था। तो इज इट सफिशिएंट कि हम 3 ना लिख के 2.5 में कंप्लीट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी स्पीड स्लो है थोड़ी देखिए सी। अगेन आप पेज पे ना जाओ अंतिका जी। मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक लाइन में 10 से, बहुत लोग एक लाइन में 10 वर्ड लिखते हैं, तो अगर आप 10 वर्ड लिखते हैं तो आपका 2.5 पेज में हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर सर किसी की राइटिंग बहुत सुंदर, देखिए एक मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। अगर किसी की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर, बहुत साफ वो लिखता है, तो अगर 10 भी लिखेगा ना एक लाइन में, तो उसका दिखने में अच्छा लगेगा क्योंकि उसकी राइटिंग सुंदर है। तो अगर 10 लिखा और जैसा आप कह रहे हैं, तो ये तो फिर 2 पेज में हो जाएगा आपका 600 वर्ड, 30 पंक्तियां होती हैं। चलो 30 मान लो कि आप उसने एक पेज में जो है 200 लिखा, तो 2.5 पेज में उसके 500 हो जाएंगे। मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो उतना सुंदर नहीं लिख पाते हैं, इसलिए उनको मैं कहता हूं कि आप थोड़ा जगह छोड़ के लिखें, एक लाइन में 6 वर्ड लिखें, ताकि वर्ड से वर्ड्स के बीच में गैप हो। सुंदर ना भी होते सर हैं, गैप 6 होता ही पढ़ पाते हैं एक लाइन में। है ना। तो आप पढ़ पाएंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ पाए, वो मतलब इवेल्युएटर बढ़िया तरीके से पढ़ पाएगा। ठीक है, और फिर उस हिसाब से जो है आप लिखें, ताकि दिखने में आपका प्रेजेंटेशन भी सुंदर लगे। और हाँ, नहीं अबाउट नहीं लिखना है, अबाउट मत लिखिए। लिखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 520, दैट्स इट, खत्म। कुल शब्दों की संख्या 540, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है ना, अबाउट अबाउट कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो
आप जो अवंतिका जी कह रही हैं वो बिल्कुल दिस सी इट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग हो सकता है, बट मैं इन जनरल आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये समस्याएं जो पिछले साल आई थी बहुत सारे लोगों के साथ में, किसी का टू शॉर्ट लिख दिया, किसी का टू लॉन्ग लिख दिया, आप डिक्लेयर कर दो। 500 शब्द बोला है आपने, 500 शब्द के आसपास लिखा हुआ है, दैट्स इट। हेलो, हाँ सर, सुन पा रहे हैं। जी यस सर, सर। यस सर। है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ठीक है? ओके फाइन। सो हम अभी चलते हैं सीधा भारत में पर्यटन की संभावनाओं के ऊपर पहुंचते हैं हम लोग। बताइए, मैंने बोला था शाम को कि भाई कुछ आप लोग तैयार करें, कुछ तैयार किए हैं आप लोग इसके ऊपर? सर आप पैसेज बोल रहे थे अभी ट्रांसलेशन के लिए। हाँ, पैसेज पे भी आएंगे, थोड़ा हम ऐसे भी देख लेते हैं। यस सर, ओके, लिख ओके। किया है सर तैयार। हाँ बताइए, क्या जी सर, संभावना है? जैसे टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है 16.5 ट्रिलियन रुपीस का है, 4.6% ऑफ टोटल जीडीपी। ओके, और जैसे अपन शुरू में लिखते हैं कि मतलब जो कोट करते हैं, तो सर उसके लिए लिखा है कि टूरिज्म इज द की टू एंडलेस अपॉर्चुनिटीज एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस। के बाद क्या है कि टूरिज्म इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। इट इज एन इट इज एन invisible export field which earns valuable foreign exchange without any significant or tangible loss of internal resources. ठीक है। और चलिए, तो हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जब भी कोई टॉपिक आपको मिला, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको? प्रस्तावना, परिचय, इंट्रोडक्शन, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। 3 दिन से बता रहा हूं, टॉपिक। 3 दिन से बता रहा हूं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सॉरी, टू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है? टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आप पहले समझे कि इस टॉपिक में मुझे लिखना क्या है। जब अंडरस्टैंड कर लिया आपने, तो फिर क्या आपको करना है कि आपको अपनी एक रूपरेखा तैयार करनी है। यू हैव टू क्रिएट अ आउटलाइन। एकदम बेसिक स्टेप याद रखें आप लोग। पहले टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, दूसरा एक क्रिएट आउटलाइन। अब टॉपिक क्या है? भारत में पर्यटन की संभावनाएं क्या क्या है, ठीक है? अब इसमें अगर आप सोचें कि भारत में पर्यटन की बात हम करें तो क्या क्या कह सकते हैं। पहली बात तो ये हम कह सकते हैं कि भारत में पर्यटन क्या है, क्यों है भारत में पर्यटन। सबसे महत्वपूर्ण तो ये भारत में पर्यटन क्यों है और क्या है। उसके बाद किस किस तरह का पर्यटन भारत में है, किस किस तरह के पर्यटन की संभावनाएं हैं, और इससे हमारे देश को क्या लाभ है ना? और फिर कंक्लूजन। तो इतनी सी बात यदि आपने लिखा तो आपका आराम से 500 शब्द आ जाएगा और आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है? तो अब जहां तक अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा समझने लायक है नहीं, बहुत सीधा सरल टॉपिक है भारत में पर्यटन की संभावना। तो यूं तो पर्यटन के कई कारण होते हैं, लेकिन भारत पर्यटन क्षेत्र में अपनी विविधतापूर्ण स्वरूप को लेकर विख्यात है। विविधतापूर्ण का मतलब क्या है कि यहाँ पे अलग अलग तरह के पर्यटन प्रचलित है। जैसे अगर आप स्विट्जरलैंड का नाम लेंगे ना, तो केवल एक ही तरह का पर्यटन आपको समझ में आएगा। अगर आप थाईलैंड का नाम लेंगे, केवल एक ही तरह का पर्यटन समझ में आएगा। आप मतलब ऐसे। लेकिन यदि आप भारत का नाम लेंगे तो यहाँ पे लोग कई सारे कारणों से पर्यटन करने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ की ऐतिहासिक विरासतों को देखने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ के धार्मिक स्थलों को देखने के लिए, है ना? तो अलग अलग रीजन है भारत में पर्यटन के। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमने शुरू किया इस ऐसे को, तो हमने यहाँ से यह कहकर शुरू किया कि भारत में जो पर्यटन क्षेत्र है वह अपने विविधतापूर्ण स्वरूप को लेकर के विख्यात है, कि यहाँ पे अलग अलग तरह के पर्यटन होते हैं। कोई एक ट्रेंड ऐसा नहीं है कि भारत में केवल इसी चीज के लिए पर्यटन हो ना, अलग अलग बहुत सारे सेगमेंट और एस्पेक्ट के लिए यहाँ पे टूरिज्म जो है वह होता है। सो टूरिज्म का भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान है, बिल्कुल। अभी जैसे पीयूष जी ने बताया, नो डाउट बहुत बड़ा योगदान है। सो यहाँ पे एक ये विविधतापूर्ण जो बात है, तो इसीलिए इसे अतुलनीय भारत का नाम दिया गया। अतुलनीय भारत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए, अक्ष फाउंडेशन के क्लासरूम में जो आपको ऐसे मिलेगा उसमें आपका अनुवाद रहेगा, और जो आपको अनुवाद मिलेगा उसमें आपको बहुत सारा ऐसे का कंटेंट मिलेगा। हेलो जी सर, जी जी सर। आज जब मैं एक अनुवाद कर रहा था तो मैं देख रहा था कितना अच्छा कंटेंट है। जैसे अगर सामाजिक समानता या इस तरह का कुछ हो टॉपिक, तो उसमें वो कंटेंट उठा करके हम उसमें पुट इन कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट था। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखने, अभ्यास करते हो।
तो अतुलनीय भारत के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया। यहाँ पे हमने शुरुआत करा और शुरू में एक जो है संस्कृत की 2 पंक्तियां, श्रृंगारी कलोलिनी गंगा, है ना, भुजाएं निर्मित गुजरात बंगा, गुजरात और बंगाल भुजाएं हैं, है ना, और श्रृंगार कौन करता है, गंगा श्रृंगार करती है, हे अतुलनीय भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। ऐसे करके लिख दिया आपने, बढ़िया तरीके से आपका एक शुरू में हो गया, सुंदर सा संस्कृत का आपने 2 पंक्ति लिख दिया। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। सर इसके हेलो। जैसे पर्यटन जैसे ही आता है ना, तो वो सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ, ये अरे वाला वाह, बहुत जल्दी क्लिक करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिख लीजिए भैया आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, इतना शानदार बताया इन्होंने। शेयर कर जिंदगानी की क्या बोलिएगा, फिर से बोलिए। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। सर और मैं भी एक चीज बोलना किसकी पंक्तियां हैं चाहूंगी। ये? सर कोई उर्दू राइटर हैं, उनकी है, हमको एग्जैक्ट हाँ जी, नेम नहीं अनिशा याद जी, है। अनिशा जी। सर मैं सिर्फ यही बोलना चाह रही थी कि सर आप पहले से कंटेंट ना दिखा के हम लोगों को एक बार पहले सब लोगों का विचार जानिए कि पर्यटन पे उनकी क्या भावना है। सुबह की हाँ क्लास, सर, थोड़ा सुबह की क्लास में, ब्रेन स्टॉर्मिंग सर जरूरी है थोड़ी सी टॉपिक पे। सुबह की क्लास सर में, ठीक है ना, सुबह की क्लास में, शाम की क्लास में समय कम है और हमें कंटेंट ज्यादा करने होते हैं। ये पूरा अभ्यास आप लोग सुबह की क्लास में करें, सुबह तो इसीलिए रखा हमने और रोज जी रखा है। सर लेकिन वही है ना कि हम खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे उन टॉपिक्स के लिए जो शाम में डिस्कस किए जाएंगे। सारी चीजें नहीं हो सकती हैं अनिशा जी। भारत की विविधता प्रत्येक प्रकार के पर्यटन को प्रसिद्ध बनाती है, बिल्कुल यही बात मैंने शुरू में भी कहा, है ना। यहाँ पे इस विविधता की चर्चा रस्किन बॉन्ड ने भी की है। रस्किन बॉन्ड का एक कथन है, कोई बहुत जरूरी नहीं है, आप नहीं चाहें तो इसको नहीं भी रख सकते हैं, इसको आप ओमिट भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे जैसे अभी आपने बताया, जो गाफिल वाली जो शायरी है वो आप लिख सकते हैं, और इस तरीके के जो भी आपको अच्छे पद याद हों, अच्छे कुछ शेर याद हों, या कुछ कविता की पंक्तियां याद हों, कोई और उद्धरण याद हो, है ना, तो आप उसको लिख सकते हैं। यातायात और इसमें पर्यटन, यातायात और इन सब चीजों में राहुल सांस्कृत्यायन जी जो है वो एक बड़े प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, जिन्होंने की बहुत सारी यात्राएं की और बहुत सारे यात्रा वृतांत लिखे, है ना। यस सर। तो उनको भी यदि कभी पढ़ें आप, या उनकी कोई ऐसी लिखी हुई पंक्तियां आपको ध्यान में रहे या किसी के ध्यान में हो, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि भारत में पर्यटन की संभावनाएं क्या क्या है, क्योंकि हमें अपने जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उससे हमें अपने कंटेंट को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ी सी हमने शुरुआत में क्या करी, एक हमने इंट्रो दे दिया, और हमें यह ध्यान में रखते हुए सारे कनेक्शंस करने हैं कि वी हैव ओनली 500 वर्ड्स एंड हाफ एन आवर टाइम। वॉइस सही नहीं आ रही है। वी हैव ओनली 500 वर्ड्स एंड वी हैव ओनली 30 मिनट्स टाइम। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजें आपको कनेक्ट करनी है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ नहीं तो नौजवानी फिर कहाँ। ठीक है, सो ये हो गया आपका। तो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे भारत में पर्यटन की ये भारत में पर्यटन की संभावनाएं जो 4 साढ़े 4 पंक्तियों में लिखा गया है, इसको बहुत बड़ा लिखा जा सकता है, बहुत सारी बातें इसमें लिखी जा सकती हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें 500 शब्दों में और आधे घंटे में अपने एसे को खत्म करना है। इट शुड बी देयर इन योर माइंड ऑल द टाइम व्हाइल राइटिंग द एसे। ठीक है, ये चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखेंगे ना। जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रोड पे ही एक्सीडेंट्स होते हैं, सड़कों पे दुर्घटनाएं होती हैं, और मुझे उन दुर्घटनाओं से दो चार नहीं होना है। सो इफ दिस थिंग विल ऑलवेज बी इन योर माइंड व्हाइल यू आर ड्राइविंग, तो बहुत कम चांस है कि आपके साथ इस तरह कोई मिसहैप नहीं हो। वैसे ही जब आप ऐसे लिख रहे हैं ना, तो पूरे 30 मिनट, पूरे 1 घंटे दिमाग में होना चाहिए कि आपके पास 30 मिनट है, 500 शब्द है, और उसमें आपको अपना बेस्ट लिखना है। भारत में पर्यटन की संभावनाओं के क्रम में भारत के विविधतापूर्ण इतिहास की भी चर्चा आवश्यक है। अपने अभ्युदय के समय से अनेक साम्राज्य, वंश, शासकों का राज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी भी टॉपिक को आप लिख रहे हैं और थोड़ा सा उसमें इतिहास का थोड़ा सा फ्लेयर डाल करके और उसको आगे बढ़ाएं, तो ये हमेशा से अच्छा रहता है। सो यहाँ पे अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि टॉपिक को हमेशा कनेक्ट करने का प्रयास करें। जैसे आपने यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा, इससे आपका अपना अगला जो पॉइंट है वो कनेक्ट होना चाहिए, अगले पॉइंट से तीसरा पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए, है ना। सो
तीसरे पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया, ऐतिहासिक पर्यटन की बात करी कि भाई भारत में ऐतिहासिक पर्यटन पर्यटन किस तरह का होता है। विदेशों से आने वाली जातियों ने अपनी संस्कृति, कला, दर्शन का प्रचार प्रसार किया, जो कि आज भी न्यूनाधिक रूप में विद्यमान है ना। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने क्या क्या ऐतिहासिक पर्यटन भारत के अंतर्गत है, क्या क्या हम देख सकते हैं, ठीक है ना। सो राजपूत कालीन मंदिर, मुगल काल की चित्रकला, मकबरे, किले, अंग्रेजों के जमाने की जो इमारतें हैं, स्मारकें हैं ना, ये सारे जो है ऐतिहासिक पर्यटन का माध्यम बन रही हैं, है ना। इसमें कुछ एग्जाम्पल हमने दे दिया, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, हैदराबाद का चार मीनार, उड़ीसा का सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर इत्यादि इत्यादि हमने इनके नाम दे दिए, हावड़ा ब्रिज इत्यादि ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा लगातार दे रहे हैं, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे फिर हमने इसको कनेक्ट किया कि वास्तव में पर्यटन एकांकी नहीं है, मतलब ये केवल एक पक्षीय नहीं है, केवल एक एस्पेक्ट इसका नहीं है, मल्टीपल एस्पेक्ट है इसके, है ना। यातायात, होटल उद्योग, चिकित्सा उद्योग, स्थानीय पाक कला, भाषा, पहनावा, संस्कृति, इसके बहुत सारे अंग हैं। ये सभी पर्यटन के दौरान लाभान्वित होने वाले अव्यय हैं। आगे बढ़ते हैं, पर्यटन एक उद्योग के रूप में किस प्रकार से हमारे देश में स्टेब्लिश हुआ है, हम इसको देखते हैं कि पर्यटन एक उद्योग कैसे है, ठीक है। क्योंकि भूमंडलीकरण के लिए अंग्रेजी शब्द क्या यूज करते हैं आप लोग? ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया है ना। ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया है तो पर्यटन जो है एक सफल उद्योग के रूप में विकसित हो गया है। और न कि सिर्फ हम वैश्विक परिदृश्य में पर्यटन को एक बेहतर उद्योग के रूप में देखते हैं, जबकि हम अपने राष्ट्र के स्तर पे देखें तो अन्य राज्य, मतलब बहुत सारी अनेक राज्य सरकारें जो है वह पर्यटन को अपने रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया मान के चलती हैं। और इसको लेकर के सरकारों के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है पर्यटक आए और उन राज्यों के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करें, क्योंकि पर्यटन एक इस तरीके से उद्योग के रूप में भी विकसित हुआ है। सरकारों के लिए बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने का माध्यम भी पर्यटन हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा आप करते हुए यहाँ से निकल सकते हैं। आप इसमें इस बात की भी चर्चा कर सकते हैं कि पर्यटन जो एक उद्योग के रूप में विकसित हुआ है तो किस तरह के पर्यटन जो है वो हो सकते हैं। ऐसे चिकित्सा पर्यटन एक नया शब्द है, चिकित्सा पर्यटन। यदि आप देखें कि भाई बहुत सारे देश जो है वह आज इस वजह से पर्यटन के केंद्र बने हुए हैं क्योंकि वहाँ की चिकित्सा बहुत अच्छी है, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, है ना। तो इसलिए भी तो लोग विदेशों में जाते हैं ताकि वे अपना इलाज करा सकें, है ना। या फिर एक तो होता है कि भाई हमें प्रॉब्लम है तो हमें इलाज कराना है, वो भी एक तरीके की चिकित्सा होती है। और दूसरी आजकल कॉस्मेटिक चिकित्सा भी हो रही है कि मेरा नाक लंबा कराना है, किसी को अपना नाक छोटा कराना है ना, किसी को अपने हाथ बड़े कराने हैं। तो ऐसे अलग अलग मतलब इस तरीके से जो है ये भी एक तरीके से इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस। तो लोग कराने के लिए जाते हैं ना। और कई बार तो ये अखबारों की प्रमुख सुर्खियां बन जाती हैं कि फला महोदया जो है न्यूयॉर्क में जाकर के उन्होंने नाक की सर्जरी कराई। अरे मतलब एकदम नेशनल न्यूज बन जाता है। तो इट हैपेंस। सो ये सारे एक तरह से देखें तो कहीं ना कहीं अभी पर्यटन उद्योग जो है पर्यटन एक उद्योग के रूप में विकसित हुआ है और इसमें इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो ये इसको आप मेंशन कर सकते हैं। फिर तीर्थस्थल पर्यटन, बिल्कुल, है ना। उसके अलावा व्यावसायिक पर्यटन, मतलब लोग बिजनेस के लिए, काम के लिए बाहर जाते हैं या बाहर से लोग भारत में आते हैं। भारत एक बहुत बहुत बड़ा बाजार है आज के डेट में अगर देखा जाए तो। सबसे ज्यादा रेमिटेंस से जाते हैं सर इंडिया में, सर्वाधिक है। हाँ जी सर, जो बाहर से जो पूंजी आती है सर, रेमिटेंसेस, हाँ राजस्व। हाँ, तो वो है। अब आप देखें कि दुनिया की पूरी जो आबादी है और अकेले हिंदुस्तान की आबादी की यदि आप तुलना करें तो हम दुनिया की पूरी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारा देश। 17.5%। हाँ, स्वदेश दर्शन स्कीम, ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी बहुत बढ़िया। प्रियंका जी ने जो है भारत सरकार की कुछ नीतियों के बारे में भी बताया कि भारत सरकार की क्या क्या नीतियां हैं जो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार भारत प्रयास कर रही है। तो भारत में जो है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक पर्यटन भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है। लोग बाहर से हमारे देश में अपने बिजनेस के सिलसिले में बहुत बड़ी मात्रा में भी आते हैं
ऐतिहासिक पर्यटन की हमने बात ही कर ली। तो ये सारे पर्यटन ऐसे हैं जिनको जो मतलब पर्यटन के पार्ट हैं और जिनको लेकर के हम लिख सकते हैं। ठीक है, सर तो जी सर पर्यटन की नींव तीर्थ यात्रा वाले कॉन्सेप्ट से रख सकते हैं क्या? कैसे? क्योंकि सर एंशियंट टाइम में तो तीर्थ यात्रा ही एकमात्र पर्यटन का मतलब वो हुआ करता था, क्योंकि लोगों के पास खाने कमाने के बाद ये ही बच जाता था कि वो बुढ़ापे में जाके तीर्थ यात्रा करेंगे और जी उसी में वो 4 धाम घूमेंगे। हालांकि ये धार्मिक तरह का पर्यटन था, लेकिन अगर एंशियंट टाइम में इसकी चर्चा की जाए तो क्या तीर्थ यात्रा को इससे जोड़ा जा सकता है या नहीं? नहीं, एंशियंट टाइम में क्यों, आज भी जो है अगर आप देखें तो पर्यटन का सबसे बड़ा हिस्सा जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो धार्मिक ही होता है। तीर्थ स्थलों की जो ज्योतिर्लिंग यात्रा होती है वो आज भी पर्यटन का सबसे बड़ा हिस्सा, अगर हम भारत की विशेषकर से बात करें, या भारत की ही क्यों, आप पूरी दुनिया की बात ले लो और आप आंकड़े निकाल के देख लो। मैं तो खैर आंकड़ों में बड़ा कमजोर व्यक्ति हूँ, लेकिन आप निकाल के देख लो कि उसको क्या बोलते हैं, जेरूशलम में या फिर मक्का मदीना में या फिर ये क्या बोलते हैं जो कौन सा है कि दुनिया का सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी, हाँ वेटिकन सिटी में, या फिर इंडिया के आप बाकी सभी जगहों की बात ले लो आप, है ना। तो आप देखो वहां पे कितने पर्यटक जाते हैं, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितने रोजगार जनरेट हो रहे हैं। जी सर, आज ऐसे चर्चा हो रही थी तो आज की डेट में अगर आप कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, जहां पर थोड़ा एक्सट्रीमिज्म ज्यादा है, वहां पे वहां के लोग चूंकि शेष भारत से कटे हुए रहते हैं और शेष भारत से लोग मिंगल अप नहीं होना चाहते हैं, थोड़ा सा जो भी वहां की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति हमारे पड़ोसी की वजह से हो गई है, तो आज वहां के लोगों के जीने खाने का एक बहुत बड़ा माध्यम, मतलब बहुत बड़ा नहीं, वो एक ही रोजगार वहां पे पर्यटन है ना। लोग घूमने जाते हैं और वो जो है उनको उससे लाभ मिलता है। तो ये तो इस तरीके से धार्मिक स्थलों का जो पर्यटन है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा है ना। एक मेजर पार्ट जो है इसका वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं इससे। ठीक है जी सर। देखिए, हम यहाँ पे जो भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं ये एक आउटलाइन आपके लिए, एक जस्ट रोड मैप बना रहे हैं। बाकी कलम आपने जब पकड़ेंगे तो 32% क्या लिख दिया, कलम आप जब पकड़ेंगे तो फिर आपकी कलम की दिशा आपको ही निर्धारित करनी रहेगी, है ना, कि आपकी कलम किस दिशा में लेकर के आपके ऐसे को जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर लिया कि भाई पर्यटन एक उद्योग के रूप में किस प्रकार से स्थापित हुआ है। फिर हम अलग अलग एक एक करके चिकित्सा एवं पर्यटन किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है। हम लोग मैं जब इंडियन नेवी में था तो वहां पे हमारे यहाँ पे, मैं इंडियन नेवी के मेडिकल कोर में हुआ करता था, तो बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे अलग अलग देशों के ना नौसैनिक आया करते थे हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आया करते थे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। आप सोचिए कि जो बेसिक मतलब एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो वहां के लोग कहाँ चिकित्सा कराएंगे? ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर वो वेस्टर्न कंट्रीज को जाए तो वो बहुत ज्यादा महंगा है, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे देश में कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी है ना सस्ती चिकित्सा इन कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज मिल जाती है। तो इस तरीके से जो है ये चिकित्सा पर्यटन के रूप में भी हमारा देश एक फेवरेट स्पॉट आज के डेट में दुनिया के बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है। ये बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम आपके पॉइंट पे आ जाते हैं। आयुर्वेद, नो डाउट चिकित्सा की जब भी हम बात करेंगे और भारत में चिकित्सा की बात करेंगे तो उसमें हम आयुर्वेद की बात करेंगे। और विशेषकर जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार ने आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दिया है ना। वैश्विक स्तर पे जो है आज आयुर्वेद का एक्सेप्टेंस लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस बात को वैश्विक स्तर पे स्वीकार किया जा रहा है कि आयुर्वेद जो है वह मतलब रोगों को क्योर करने का एक बहुत ही इफेक्टिव और कह सकते हैं कि बिना साइड इफेक्ट का बहुत ही इफेक्टिव माध्यम है। तो इसको लोग मतलब धीरे धीरे इसके प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ रही है और लोगों का रुझान भी आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ बढ़ रहा है। और आयुर्वेद चिकित्सा का जनक यदि कोई पूरी दुनिया में है तो हम हैं। तो इस वजह से भी लोग यहाँ आते हैं। आज के डेट में जैसे बाबा रामदेव जी ने जो हरिद्वार में अपना एक पतंजलि आश्रम बना रखा है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का चिकित्सा, बहुत सारे लोगों की प्राकृतिक रूप से चिकित्सा की जाती है। या इसके अतिरिक्त मैंने कर्नाटक में भी कई सारे शिमोगा और इस तरह के कई सारे जगहों के नाम सुने हैं जहाँ पे नेचुरोपैथी के नाम पर आयुर्वेद के माध्यम से और नेचुरल हीलिंग के माध्यम से बहुत सारे एलिमेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीज तो इनके लिए न कि सिर्फ देश के अंदर के लोग अट्रैक्ट होते हैं, जैसे
कर्नाटक में जाना है तो कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश या बिहार में रह रहा है वो जा रहा है, या कोई राजस्थान से जा रहा है। और यदि हमें हिमाचल प्रदेश में जाना है तो कोई व्यक्ति केरला से या फिर तमिलनाडु से जा रहा है। तो देश में भी इंटरस्टेट जो टूरिज्म डेवलप हो रहा है वो भी हो रहा है, और विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में जो है विदेशी पर्यटक हमारे देश में लगातार आ रहे हैं। तो चिकित्सा पर्यटन भी एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। और अगर इस तरह के ही टॉपिक मान लो पूछ दिया गया अगर आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए कि भारत में चिकित्सा पर्यटन के ऊपर ही निबंध लिखने को कह दिया गया, फिर भी आपके पास एक अच्छा खासा कंटेंट रहेगा कि आप 500 शब्दों में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तीर्थस्थल पर्यटन की बात हम करते हैं। इसके बारे में तो बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, है ना। आप बिल्कुल बता सकते हैं 14 ज्योतिर्लिंग हैं और 9 कितने शक्तिपीठ, 9 कितने शक्तिपीठ होते हैं ध्यान नहीं आ रहा है, जो भी है। हाँ 18, हाँ हाँ। तो हिंदू धर्म में 4 धाम हो गए, तो हिंदू धर्म में ये सारी चीजें हैं ही। उसके अलावा अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो उसमें भी आप जो है अजमेर शरीफ से लेकर के और बाकी पूरे देश। हाँ जी, जामा मस्जिद दिल्ली। हाँ बिल्कुल, जामा मस्जिद दिल्ली, मतलब सारे ही स्पॉट्स हैं। उसके अलावा बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो आज के डेट में दुनिया के कई सारे देश हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, है ना। और सर अभी हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा जो कंबोडिया में हिंदू मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर, उसको घोषित किया गया है। जी, अच्छा, दुनिया का 8वां अजूबा कंबोडिया में स्थित हिंदू मंदिर को घोषित कर दिया गया। अभी नहीं किया है सर उसको। हाँ, जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी तक मतलब ऑन रिकॉर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो सर उस पेपर में ऐसा आया था, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना। फैक्ट जब भी लिखेंगे तो चेक करके लिखेंगे। और अगर हाँ, और अगर अभी चेक नहीं किया आपने फिर भी लिखना चाहते हैं तो उसी तरीके से लिखे, थोड़ा सा मतलब संदेह के दायरे में रख के लिखें कि ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है, संभवतः कर दिया जाएगा, है ना, किए जाने की चर्चा है ना, किए जाने की सुर्खियां हैं, मतलब ऐसा लिख दें कि, है ना, काम चल जाए। सुनील यादव जी बोल रहे हैं ऑलरेडी डिक्लेयर, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग चेक कर लेंगे। तो ये ओके, प्रियंका जी भी कह रहे डिक्लेयर, तो मतलब ठीक है, डिक्लेयर हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कंबोडिया मंदिर जो है 8वें अजूबे के रूप में दुनिया के 8वें आश्चर्यजनक चीजों में उसे शुमार किया गया। ठीक है, ये हो गया आपका। तो हिंदू धर्म की बात हो गई, बौद्ध धर्म की बात हो गई, इस्लाम की बात हो गई, या फिर अगर आप सिख धर्म की बात करें तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, और इस तरीके के बहुत सारे, है ना, बहुत सारे लोग आप देखेंगे नांदेड़ में या पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का उनके यहाँ तो मतलब उनका जन्मस्थल है, तो उसके लिए पर्यटन स्थल तो बौद्ध धर्म का भी। तो मतलब आप देखें तो इस तरीके से जो है धार्मिक स्तर पे और तीर्थ स्थलों की बहुत बड़ी मात्रा में लोग तीर्थ स्थलों का के लिए पर्यटन करते हैं, और उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू भी सरकार को लगातार निरंतर जनरेट हो रहा है। तो ये है। उसके बाद हम देखें तो ये सारी चीजें, इसमें सबके नाम, तो जितने नाम आपको याद आते हैं आप वो सारे नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। G20 के दौरान, G20 जब भारत में हुआ था तो उसके दौरान बनारस को दुनिया के सांस्कृतिक शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया, और उसको G20 कल्चरल सिटी, और उसको जो है किया गया। जी, तो ये भी एक फैक्ट है जो आप लोग। कश्मीर को भी बहुत प्रमोशन मिला इस बीच में, और वहाँ की शांति व्यवस्था को प्रसारित किया गया है कि यहाँ पे पर्यटन और बढ़ सके। हाँ, तो इसको भी आप लोग जो है कहीं उल्लेख कर सकते हैं, जब आप लिखें तो इसको आप उल्लेख कर सकते हैं, इन सारे फैक्ट को लिख सकते हैं आप। वैसे ही व्यावसायिक पैटर्न अलग अलग जगहों के लिए, बीच में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने एक बड़ी अच्छी पहल शुरू करी थी। उस योजना का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें उन्होंने एक एक जिले के एक एक उत्पाद को बढ़ावा देना शुरू किया था। मतलब एक जिले के नाम से एक कोई प्रोडक्ट, क्या तो उसको बोलते थे, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, उत्पाद। बिल्कुल। तो जैसे इसमें देखिए, अच्छा, इसमें एग्जांपल भी इस तरीके से है कि भदोही का कालीन, फिरोजाबाद की चूड़ी, कांचीपुरम और चंदेरी का साड़ी, हाँ, उत्तर प्रदेश की कास्ट कला, जयपुर का संगमरमर। तो ये सब चीजें जो है मतलब जो क्षेत्र विशेष में होती हैं, है ना। तो ये अभी तो ये ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है। जी,
तो इस तरीके से व्यवसायिक पैटर्न को लेकर के, पर्यटन को लेकर के जितने भी आपके पास में जितनी भी जानकारियां हैं उसको जीआई आप टैग को भी ऐड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। है ना। देखिए आप ऐड तो कुछ भी कर सकते हैं। सर इसके अलावा ट्राईफेड से रिलेटेड जितना भी हाँ मतलब वो हो आप रहा है। देखिए निबंध में ना, निबंध निबंध होता है बिना बंधन के, तो ऐड तो आप कुछ भी कर सकते हैं, शर्त बस ये है कि कनेक्ट करने आना चाहिए आपको। जी सर। हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज सर सिटी बनारस को अवंतिका जी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, है ना। तो सर बनारस में अभी न्यू वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर भी कल परसों उसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। हाँ, अरे वाह, लार्जेस्ट श्वेत मेडिटेशन सेंटर मंदिर। ऑफ द वर्ल्ड, देखिए ये बहुत संस्कृत अच्छी संपूर्णानंद कॉलेज यूनिवर्सिटी में। संपूर्णानंद हाँ, संस्कृत संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी है ना बनारस में, वहीं पे। संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में जी। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। मेडिटेशन सेंटर। मेडिटेशन सेंटर, मेडिटेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? ध्यान ध्यान केंद्र। ध्यान ध्यान केंद्र। या फिर दुनिया का सबसे ध्यान। बड़ा ध्यान केंद्र जो है खोला गया है, ये बहुत अच्छी बात है ना। वी कैन ऐड ओडीओपी ट्राइफेड लाइक थिंग्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एशिया लार्जेस्ट इको पार्क बन रहा है दिल्ली में, बिल्कुल एनटीपीसी इको पार्क ऐड कर सकते हैं। देखिए कितनी सारी और चीजें निकल के आ रही एशिया हैं। का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बन रहा है कहाँ बन रहा है? सर, अभी कश्मीर के अंदर उसका चल रहा था कश्मीर में सर। सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बन रहा है, बहुत बढ़िया है। बनना सर इसके और सर अलावा एक नॉर्थ एक ईस्ट नई बात और एरिया है में कि अभी जितने भी नए पर्यटन स्थल बने हैं उनमें जो काठियावाड़ा नर्मदा नदी पे जो बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जितने भी ऐतिहासिक स्थल थे उनसे 10 गुना ज्यादा इनकम आई है। अच्छा, जो गुजरात में बना है जी सर, जी सर। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, है ना। अरुणाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से जो है आप इन सारी एक चीजों को जैसे सर सबसे मेन टर्म है अभी रिसेंट में ट्रेंडिंग में है कि सर रूरल टूरिज्म है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, जैसे बहुत उत्तराखंड बहुत का माना एग्जैक्टली। गांव है, फर्स्ट रूरल टूरिज्म के लिए विलेज घोषित कौन सा किया गांव? गया है। माना माना विलेज उत्तराखंड। अच्छा, माना विलेज फर्स्ट उत्तराखंड है, हाँ। इसको पहला जो है टूरिज्म विलेज के रूप में डेवलप किया गया, बिल्कुल। सर पहला टूरिस्ट विलेज तो वो है मेघालय का जो क्लीनेस्ट विलेज है एशिया का। अच्छा, तो आप लोग देख लीजिए जो फैक्ट्स हैं उसके हाँ ऊपर हाँ मैं, वही है वही है। तो फैक्ट देख लीजिएगा, पहला होगा तो माना दूसरा हो जाएगा। सर नहीं, माना फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा आप कुछ लोग नहीं एक वो बार देख लीजिए। एशिया का फर्स्ट प्लेस बताई है अनीशा जी। हाँ, फैक्ट चेक एक बार कर लीजिएगा, आप लोग तथ्यों की जानकारी ले लीजिएगा, है ना, और उसके हिसाब से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये देखिए इतनी सारी बातें हैं जिनका कि आप उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये पर्यटन से संबंधित टॉपिक है जो आप लिख सकते हैं। अब बताइए, पर्यटन से संबंधित टॉपिक आया तो क्या कोई दिक्कत होगी लिखने में? जिसको होगी वो बताएं। कोई नहीं बोलेगा तो मैं समझूंगा किसी को नहीं होने वाली है। लगभग 60 लोग हैं यहाँ इस सेशन में। क्या दिक्कत आएगी इंग्लिश में या हिंदी में? नो सर। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम आज चर्चा करेंगे, द इमर्जिंग वुमेन पावर, ठीक है। ये एक टॉपिक है। तो यहाँ तो सारी वीमेन पावर है, तो मुझे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता तो है नहीं। हाँ, हिलेरी क्लिंटन जी की एक कोट है, आई बिलीव दैट द राइट्स ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स आर द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है। सो इसमें जो है आप एक introduction, gender issues and women empowerment has become the new buzzword across the globe in the last few decades, no doubt, है ना। Women have started to become aware of the limitations and confines of the territories within which they have been placed all these years. So women's have been placed in a confinement, we can say. So they have demanded control over their own bodies, equal spaces in the social institutions, and an acknowledgement for their identity. बहुत सामान्य सी बातें हैं. Last few years have witnessed a sharp increase in the strategies of women's development by the state in order to eliminate the gender gaps in the work opportunities, political participation, health facilities and distribution of resources. ठीक है, तो ये एक आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा. फिर व्हाट आर द मेजर्स टू एम्पावर वुमेन, फिर क्या क्या
काम किए गए हैं वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं। मतलब इसमें तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं, पर वी हैव टू कट इट शॉर्ट। हमें छोटा लिखना है, 500 शब्दों में ही लिखना है हमें। तो क्योंकि अगर हम विमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें, क्योंकि चाहे कल परसों हम लोग जब चर्चा कर रहे थे सुबह मॉर्निंग की यूपीएससी सेशन में, आधुनिक साहित्य पे चर्चा चल रही थी, तो किसी ने कहा, आप में से किसने कहा था कि सर हमेशा से अगर हम लोग दो विषयों को देखें, एक नारी और दूसरा दलित, तो इनके ऊपर प्रचुर साहित्य की रचना की गई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों ऐसे वर्ग हैं जो हमेशा से इनको मतलब शोषित और वंचित माना गया है, या ऐसा माना गया है कि इनको हमेशा से दबाया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया, they did not exactly, they did not get the status or the the privileges that they should get। ये हमेशा से होता आया, ठीक है ना। जबकि अगर देखा जाए तो everyone has its own role, है ना। इस सृष्टि को चलाने में हर आदमी का अपना अपना योगदान है, और किसी के बिना ये चलने वाला नहीं है। पर फिर वही बात है कि राइट इज माइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो बलवान है, जो ताकतवर है, वो हमेशा से जो है वो अपनी ही चलाता है, और ये होता आया है। बट समय बदल चुका है, अब जो है ताकत केवल फिजिकल ताकत से मेजर नहीं होती है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो चुके हैं। एंड द नीड टू अंडरस्टैंड दैट इच एंड एवरी क्रिएचर इज इक्वल। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है, और उसके बाद आज ये स्थिति पहुंची है। हमारे देश में विशेष करके हम बात करें तो, बाकी बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहां आज भी स्थिति बहुत बदतर है, एंड यू ऑल आर मच अवेयर अबाउट इट। तो अगर हम इसमें लिखें कि भाई क्या क्या स्कीम्स चली, क्या क्या मेजर्स लिए गए, क्या क्या तरीके अपनाए गए, तो इसके लिए 500 क्या 5000 शब्द कम पड़ जाएंगे शायद, अगर हम कहें तो। पर मोटे तौर पे जो भी चीजें चल रही हैं, थोड़ा बहुत उसमें हम ना कुछ न्यू नेशनल पॉलिसी फॉर वीमेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बहुत प्रसिद्ध हुए, जननी सुरक्षा, तो इस तरीके की कुछ स्कीम्स के का उल्लेख हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या राइट्स दे रहा है, इक्वलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वोटिंग राइट्स एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये सारी चीजें जो भी हमें ध्यान आए, याद आए, पता हो, उसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सोशियो पॉलिटिकल स्टेटस क्या है ना। तो सोशियो पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। वीमेन का जो है मतलब किस तरीके से उनको पार्टिसिपेशन मिल रहा है, किस एक्सटेंट तक उनको पार्टिसिपेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। फिर हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसमें हम जो वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि इतने सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। इतनी सारे पॉलिसीज आ रही हैं, इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इतने बड़े स्तर पे बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं वो लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। विमेन्स राइट्स कमीशंस बनाए गए हैं, लगातार निरंतर जो है कमीशन हर एक मुद्दे पे अपनी बात उठाता है, एंड थिंग्स आर हैपनिंग, फ्लॉलेसली हैपनिंग, कंटिन्यूअसली। बट स्टिल जो है, व्हाट इज द रियल स्टेटस, व्हाट इज द ऑन ग्राउंड स्टेटस, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। क्या वाकई आज हमारे समाज में नारियों ने वह स्थिति प्राप्त कर ली है, वो स्टेटस प्राप्त कर लिया है जो उनको मिलना चाहिए? नहीं सर। डू वी ऑल एग्री विद दैट? Still No, no. Still No, no. sir. Still we have a long way to go. आज भी जो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो शर्मसार कर देती हैं, जो मतलब जो पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो जाती हैं। एंड निर्भया, हाथरस, हाँ, वो तो है ही, वो तो खैर उसको तो खैर आप अपराध की श्रेणी में रखें, और अपराध वो एक अलग एस्पेक्ट है। वो तो वैसे लोग हैं जो मानसिक विकृत लोग होते हैं, दोज हु आर नॉट मेंटली स्टेबल, वो तो अलग चीज है। हम उनकी बात भी कर रहे हैं जो मानसिक तौर पे, जिनको हम सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कहते हैं, दोज हु आर इंटेलेक्चुअल्स, उस लेवल पे भी जो है चीजें जो है डिस्क्रिमिनेटिंग हो जाती हैं कई बार, है ना। ऐसी बातें कह दी जाती हैं, कई बार जो है बड़ी सभा में या असेंबलीज में, संसद भवन में, इस तरह की बातें, मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है, चाहे कुछ भी हो, बट अल्टीमेटली विक्टिम कौन बनता है? तो कहीं ना कहीं वुमेन्स विक्टिम बनती है ना। और सर कहीं ना कहीं ये भी है कि डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत हमेशा घर से होती है। एग्जैक्टली। तो
ये सारी चीजें हैं, नहीं घर से होती है। आज भी आजादी के 75 साल बीत गए, हमने इतनी तरक्की कर ली, हम चांद पे पहुंच गए, हम मंगल पे पहुंच गए, हमने पता नहीं क्या क्या कर लिया, है ना। हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आ गए। आज मुझे कोई बता रहा था कि सर आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके डेथ की डेट बता सकता है। अभी नया एआई का कोई नया वर्जन आया है विच कैन टेल यू व्हाट विल बी द डेट ऑफ योर डेथ अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, ये यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, चीजें कितनी बदल चुकी है। लेकिन आज भी क्या हमने समाज की उस मानसिकता को तोड़ा है कि हमारे समाज में आज भी किसी परिवार में बच्ची के जन्म लेने पे खुशियां मनाई जाए? स्टिल वी कुड नॉट ब्रेक इट। आज भी ये नहीं हो पाया है। आज भी जो है जब किसी भी घर में जब बेटा जन्म लेता है और बेटी जन्म लेती है, तो दैट डिफरेंस वी कैन अंडरस्टैंड। एंड आई कैन से कि ज्यादा वरिंग फैक्टर पता है क्या है? ये नहीं कि खुशी मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती। वरिंग फैक्टर क्या है कि द वीमेन इटसेल्फ, वो भी, उनका भी एक्सप्रेशंस और उनकी भी जो फीलिंग होती है वो भी ऐसे ही होती है। हेलो जी सर, Yes, sir, same है। तो वही है ना कि जो लोग अशिक्षित हैं या पूर्णतः शिक्षित नहीं है, वो लोग आज भी भेद को मतलब समझ ही नहीं पाए कि भेद किया क्यों जा इवन रहा है। शिक्षित लोग भी जो अर्बन बहुत ही मतलब वेल डेवलप्ड सोसाइटीज में भी रहते हैं, वो लोग भी इतना डिस्क्रिमिनेशन ये तो बेसिक लेवल पे होता ही है हर जगह। हाँ, ये मैं मतलब स्टार्टिंग बर्थ की बात हम कर रहे हैं, बाकी तो चलिए आगे की वर्क स्पेस प्लेस में क्या हो रहा है। आज भी देखिए, अगर आप देखें तो कुछ मतलब हमारे इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है ना। फिर भी अगर आप देखें कि विमेन्स की रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन, आप देखें वहां पर भी हम कहीं नहीं है। जो रिप्रेजेंटेशन है भी, जो रिप्रेजेंटेशन है भी, उसमें से कितनी रियल रिप्रेजेंटेशन है और कितना केवल कहने के लिए रिप्रेजेंटेशन है, आप उसको देखें। सर वहाँ पे भी क्लास सीलिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है ना, इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स किसी भी हाई पोजीशन पे बहुत रेयर केस में जाती दिखाई देती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसीलिए मैंने इसमें लिखा मतलब एक शब्द जो मुझे मतलब समझ में आया, जो मैं लिख सकता था, द डार्क शेड टू लुक इनटू। कि जितने भी हम चाहे जितनी भी बातें कर लें, हम एम्पावरमेंट की, हम जितने भी तरक्की की बातें कर लें, लेकिन सबके बाद एक जो बेसिक एक जो उस मानसिकता को तोड़ने वाली बात है, कहीं ना कहीं अभी तक हम लोग, मैं आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द इंडियन सोसाइटी, है ना कहीं अगर हम देखें तो यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीजें अब उतनी नहीं रह गई हैं, पर अभी भी हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में चीजें प्रिवेल कर रही हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, जैसे अभी आपका कमेंट आया, या किस वजह से ऐसा हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि आज से हो रहा है या अब से शुरू हुआ, या तो इट हैज बीन कमिंग सिंस, मतलब कब से पता नहीं, है ना, कंटिन्यूअस ये लगातार ही चला आता जा रहा है। सोसाइटी में मतलब लड़कियों को सोचने के लिए, वैसे एक्टिविटीज करने के लिए, मतलब शुरू से उनको ढाला भी तो वैसे ही जाता है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो माइंडसेट ही अपने वैसा आप ही आने लगते, हम लोग भी मानने लगते इस चीज को कि हाँ ये सही है, ऐसा ही होता है, हो रहा है। बिल्कुल। इसके ऊपर एलन डेल का एक बहुत बड़ा रिमार्क है। हाँ जी शीला जी, क्या रिमार्क है? एलन डेल ने बोला है द मैन मेड लैंग्वेज, की एक बुक है, वहाँ पे वो बताती है कि जो भाषा है वो भी पुरुषों ने बनाई है, उसमें भी वुमेन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक अगेन, है ना। सो इसके ऊपर क्या डार्क शेड है जो हमें देखना है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कि फिर खत्म कैसे होगा, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। तो इसका एक ही तरीका है, एक ही शस्त्र है इसके लिए, एजुकेशन। द मोर वी विल एजुकेट द वुमेन, द मोर वी विल एजुकेट द गर्ल्स, द मोर एम्पावरमेंट दे विल, आई मीन द मोर एम्पावर्ड दे विल बी। तो ये इम्पोर्टेंट है। सो ये हम मतलब वी हैव टू मेंशन इट, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं कि एजुकेशन की क्या महत्ता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में लिखते हुए बढ़ना आपको किसी भी। हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी यहाँ पे वुमेन्स एजुकेशन के साथ एक और चीज अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऐड की है। बेटी
बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, कि आप बेटा पढ़ाएंगे तो उनकी साइकोलॉजी चेंज होगी और वो उसको विद रिस्पेक्ट ट्रीट करेंगे। अच्छा, आप ये कह रही हैं जैसे पहले चलता था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी सर, जी अभी मैंने कल परसों ये अपडेट देखी है कर्नाटका हाई कोर्ट की। बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी सर, क्योंकि उनकी बेटा को तो साइकोलॉजी पढ़ाते ही का आ रहे हैं, चेंज नहीं आ रहा है। बेटा को तो हम पढ़ाते What ही does आ रहे it हैं mean? कंटिन्यूस। सबकी सर उसका बेटियां कहने का educated मतलब है कि हैं। बेटों को पढ़ाओ कि समझाओ कि रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, मतलब लड़कों को जो है इस तरीके आने से की आपको जरूरत है कि किस तरह से एजुकेट जी कर, सर, वो एथिकल वैल्यूज हाँ उनको मेरी बेटियों सिखाओ को कि वो respect वुमेन्स की रिस्पेक्ट करें, विद रेवरेंस उन्हें देखें। अभी सर नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे वाक्यांश बोला था जी। कि भारत के विकास के 4 अमृत स्तंभ हैं, नारी, युवा, हाँ, किसान देश के कृषक किसान और जवान, और गरीब गरीब, हाँ और गरीब और मध्यम वर्ग। तो ये जो ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इनमें से कोई 4 पे भी यदि कोई लेख या निबंध आता है तो हम लोग ये वाला डाल सकते हैं। नहीं, मोदी जी बात अभी ही जैसे ऐसी करते हैं नारी जो के, सबको अच्छा लगे। ये नारी की बात है तो इस ये वाला लिख देंगे तो भी वो कवर हो जाएगा। बिल्कुल। एक पाकिस्तानी शायरा है अंजुम रहबर, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध गजल है जिसमें उन्होंने ये पंक्ति लाए हैं, वो भी डलाएगा तो ऊपर से डाल देंगे। सर प्लीज आप रिपीट कर दीजिए अभी जो सब आपने एक बोला था, नारी, युवा एंड वन मोर। तो एक ही में डाल। एक पाकिस्तानी शायरा है अंजुम रहबर, उनकी एक गजल की पंक्तियां हैं। उन्होंने लिखा है कि अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है लड़कियां, है ना। बड़ी अच्छी गजल है उनकी। तो उसमें मतलब उस गजल की ये 2-3 पंक्तियां हैं जो बड़ी अच्छी उन्होंने ये पंक्ति लिखी है। शायद किसी के प्यार में पागल है लड़कियां, ऐसे ऐसे करके, मतलब है, बहुत अच्छी गजल है उसकी। ये 2 पंक्ति मेरे को बड़ी अच्छी लगती है जो जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है लड़कियां। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, सो इन चीजों को मेंशन करते हुए आप जो है बढ़िया तरीके से। और सर एक मैं बोलना हाँ। चाहूंगा कि प्रेजेंट डे गर्ल इज द मदर ऑफ टुमारो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। द वेरी सिंपल एंड द मोस्ट इफेक्टिव, है ना, अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ, जिसको कोई झुठला नहीं सकता है। यस सर, हाँ? यस ये सर, दुनिया है, सिंपल है हाँ, सर, ये एकदम दुनिया है बहुत क्योंकि अच्छा। औरतें हैं, ना यस सर, औरतें ना तो दुनिया नहीं, है ना। यस तो सर, एग्जैक्टली। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सभी लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इन चीजों को जो है आपने लिखना है और बढ़िया तरीके से जो है आपका ये सर B.R. अम्बेडकर का भी बहुत फेमस लाइन है कि आई जी, मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वीमेन हैव अचीव्ड। बहुत बढ़िया और बिल्कुल सही सर बात है। एक है सर, इकाई नहीं करोड़ों पदचाप हूं मैं, मूक नहीं आधी दुनिया की आवाज हूं मैं। वाह। और एक सर जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एजुकेट योर women फर्स्ट एंड लीव देम टू देमसेल्फ, दे विल टेल यू व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। नेपोलियन और पंडित डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू का कोट है कि इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ होल फैमिली। होल फैमिली, बिल्कुल। और सर एक जैसे एक है कि अगर आप किसी एक पुरुष को एजुकेट करते हो तो वही एजुकेट होता है, और यदि आप एक नारी को एजुकेट करते हो तो उसका पूरा परिवार, उसकी पूरी पीढ़ी एजुकेट होती है। अच्छा, ये तो आपने अनुवाद कर दिया उसी का। आई जस्ट सेड दैट। कोई यस बात सर, यस सर। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं, अनुवाद करके भी लिख सकते हैं। एन जी सर। एजुकेटेड मैन कैन फीड अ फैमिली बट एन एजुकेटेड वुमन कैन स्पीड इट्स ग्रोथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और सर मैंने देखा नहीं था इसको, सॉरी, बट सर मैंने कोई क्योंकि बात नहीं। मैंने कोट कर मुझे रखा तो है ऐसा मेरे लग रहा है कि नोटबुक अगर ये टॉपिक आ जाए तो आप लोग कोटेशंस लिख के 500 शब्द पूरा कर देंगे। में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो ये 2 टॉपिक थे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। हमने
आज से पहले वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक पे ऐसे डिस्कशन नहीं किया था ना? नहीं सर। नहीं किया। नो सर। अच्छा, कभी अगर जैसे मैं टॉपिक डालूं, कोई टॉपिक आपको लगे कि रिपीट हो रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा। जी सर वैसे बिल्कुल। मैं प्रयास करता हूँ जी सर। कि मतलब याद रहता है मुझे, बट फिर भी यदि कुछ रिपीट हो तो बता देगा सर रिपीट हो रहा है। एक ही टॉपिक को 2 बार डिस्कस करके फायदा नहीं है, बहुत टॉपिक है ऐसा डिस्कस करने नहीं को। ऐसा तो नहीं था कि वैदिक एरा में नहीं थी लड़कियां एम्पावर्ड। तब तो मैत्रेयी आई, गार्गी आई, अहिल्याबाई आई, लेकिन जब मध्यकाल आया, खास करके जी, मुगलों का शासन, उसके बाद से डिटोरिएशन ज्यादा होना शुरू हुआ। पर्दा एग्जैक्टली। प्रथा, फिर ये वो ऐसे बहुत सारा हरासमेंट हुआ लेडीज का, इसलिए ऐसा हुआ। तो उसको हम एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी लेके चल सकते हैं ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल लेके चल सकते हैं, बिल्कुल लेके चल सकते हैं। लाना ही और वहीं सर से है। इसके जैसे सर रेमेडियल मेजर्स है ना, उसके सर उसके अंदर सर सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की डेट में सबसे प्रासंगिक है सर, ड्रॉप आउट रेट जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई है इंडिया के अंदर रूरल एरियाज में। ड्रॉप आउट रेट जैसे सर कोठारी कमीशन ने भी एक बार रिकमेंड किया था कि ड्रॉप आउट रेट को कम कर रहा, और सर वो हम अभी तक इस हद तक उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो हमको शायद ड्रॉप आउट रेट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और एजुकेशन के जितने भी लेवल शिक्षा पे। में सुधार हुए हैं हर बार उसका जिक्र भी किया गया, जोर भी दिया गया, तब भी ये इतना ज्यादा जी है अभी। जी 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 जी। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक मानसिकता जो बैठी पड़ी है ना, उस मानसिकता को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जी सर। ठीक है ना? जैसे सर मतलब प्राइमरी लेवल पे तो इंडिया ने 100% नामांकन कर रखा है सर, लेकिन सर ड्रॉप आउट रेट जो है ना अभी तक भी सर हाई है। नहीं, उसके पीछे प्राइमरी रेट पर नामांकन 100% होने के पीछे कारण खिचड़ी भी तो है ना। हाँ सर मिड डे बिल्कुल। मील। फ्री फ्री वाली स्नैक्स। तो वो भी तो एक कारण है। अब बात यह है कि खिचड़ी को रखा इसलिए गया कि बच्चे पढ़ने के लिए आए, लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये है कि बच्चे स्कूल जाते हैं खिचड़ी खाने के लिए, पढ़ाई से फिर भी कोई मतलब नहीं है। सर बात यही है ना कि लोग उतने पुलवामा अवेयर को नहीं कैसे हैं। कनेक्ट करेंगे प्रियंका जी? अच्छा, पुलाव, ओके। मैं सोचा पुलवामा कैसे कनेक्ट हो जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट से। पुलाव, हाँ वही खिचड़ी पुलाव सर जो अभी भी है। तो शायद वीकली मेन्यू है कुछ। हाँ, मेन्यू तो खैर रहता ही है ना? तो ये है। सर वही है कि ड्रॉप आउट रेट के लिए मैं इतना सा बोलना चाहूंगी कि जब घर के स्तर से आप में भेदभाव किया जाएगा, कोई भी परिवार हो, चाहे वो निचले तबके के लोग हों जो कि बहुत ज्यादा वीक हैं, मतलब ये पैसे की तरफ से तंगी है लोगों को, या फिर कितने ही संपन्न परिवार के हैं, पढ़े लिखे हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेंटालिटी उस तरह की है कि लोग उस तरफ बढ़ते ही नहीं है कि बेटियों को भी बराबर। फिर और फैक्टर्स आ जाते हैं, दहेज उसमें सबसे बड़ी बला है। हम्म। पढ़ाई में पैसा ही क्यों लगाना, दहेज का जोड़ो, सीधे शादी करके छुट्टी करो। और सर मुझे सर की एक बात अभी शायद 2-4 क्लासेस पहले की बात है, सर ने बताया था कि दहेज का जो कारण है ना वो सर असमान परिवारों में शादी होती है उसका उसको मतलब बैलेंस करने के लिए दहेज एक बहुत ही बड़ा कारण है इसका। सर मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। देखिए, नहीं नहीं, वो बात नहीं, वो बात मैंने इस प्रोस्पेक्ट नहीं बताया था। वो मैंने कहा था कि अगर आपको अपनी बात को जस्टिफाई करना हो तो आपके पास अनेकों तर्क हो सकते हैं अपनी बात को जी जस्टिफाई जी करने के लिए। जी ओवरऑल दहेज जो है एक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हमारे समाज में एक कोड की तरह है, वो बिल्कुल सही है ना? क्योंकि मेरा ये मानना है, हालांकि मैं भी इससे अछूता नहीं हूं, अगर मैं कहूं तो विद दैट डिस्क्लेमर आई एम टेलिंग कि क्योंकि मैं भी उसी समाज का एक अंग हूं और उसी समाज से आता हूं। लेकिन एक परिवार यदि एक लड़की को बचपन से है ना पालता है, पोसता है, उसे एक मतलब 20, 22, 25, 30 साल तक अपने साथ में रखने के बाद एक माँ बाप अगर उस लड़की को किसी को भी दे रहे हैं, है ना, इतने साल उसकी सेवा करी, क्या उसमें खर्चा नहीं लगा? तो उस लड़की को एक तो अपनी लड़की भी दे रहे हैं और ऊपर से पैसे भी। तो आप एक बात समझिए कि कितनी इरेशनल चीज है। मतलब इसमें कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आएगा अगर आप उस तरीके से इसको समझने का प्रयास करें तो। बिल्कुल सर, की काम वाली दे रहे हैं और ऊपर से पैसा भी रख के दे रहे हैं। सर लोग हाँ ना, कहते हैं कि वो आप तो अपनी लड़की को दे रहे हैं, हमें थोड़ी नहीं दे रहे हैं, लोग ऐसे ही बोलते हैं। देखिए लोग तो कहते हैं, तो यार वो जो फ्रीज मिलता है उसे पानी क्या सिर्फ लड़की ही पीती है क्या? नो सर, वही बात है ना, लेकिन सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। और मतलब बात वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जैसे जो कहा था ना कि कोड की तरह है, ये बिल्कुल सही है
ये कोड़ की तरह ही है, और कब उभरेगा इसे समाज पता नहीं, ठीक है ना। आज भी जैसे जिसके घर में लड़की है, मेरी एक बेटी है, तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से दहेज लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, आने वाले समय में जब मुझे शादी करनी होगी तो पता नहीं कितना देना पड़ेगा। मतलब सोच के भी डर लगता है, वो अमाउंट सोच के भी डर करोड़ तक तो लगता है। पहुंच गया है शायद, हाँ जी, सर करोड़ तक तो पहुंच गया है हाँ, दहेज जितनी का हम आंकड़ा। पूरी जिंदगी में कमा नहीं पाएंगे उससे अधिक तो आज लगता है कि देना तो कहाँ से लेकर। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत ही मतलब बहुत एक विक्षिप्त रूप है हमारे समाज का। और सर गवर्नमेंट को ना इसको ना टैक्स के उसमें लेके आना चाहिए ताकि लोग कम ले। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखिए, है ना, सो ये सारी जो क्रांतिकारी विचार हैं, इसको आप लोग अपने अपने पेपर्स में लिखेंगे तो हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट को के ऊपर के कानों पे कुछ जूं देंगे और कुछ ऐसा हो, है ना। हालांकि सामाजिक जो जो चीजें सोशल एक्सेप्टेंस में रहती है ना, उनको थोड़ा सा हटाना और खत्म करना एक बहुत ही दुरूह कार्य किसी भी सरकार के लिए होता है। जी सर, मैं इसका एक मतलब राजस्थान सरकार ने एक मतलब मेरे पास में ही एक मतलब विधानसभा क्षेत्र है शाहपुरा, तो सर वहां पे एक मेजरमेंट किया गया था कि जैसे मान लो किसी ने शिकायत कर दी कि दहेज की, तो सर वहां पे एक तो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर और एक उस गांव का विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, उन दोनों को एसडीओ लेवल से वहां पे डिप्लॉय किया जाता था। अगर ऐसा कुछ पाया जाता दहेज का तो उन पर कार्रवाई की जाती। सर राजस्थान में हुआ था ये अभी। नहीं, देखिए, कानून तो है ही इसके ऊपर, कानून तो पूरी तरीके से है और बढ़िया कानून है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कानून नहीं दहेज बनाए गए प्रथा हैं। अधिनियम हाँ, 1961। सर बिल्कुल, कानून अधिनियम है। चाहे सरकार कितने भी बना ले, तो इसमें बट चुनौती ग्राउंड ये है कि रियलिटी तो डिफरेंट होती है। ये व्यक्तिगत लेवल पे है, ये विचारों के लेवल पे है। यदि लड़कियां पैसे ना भी दे करके, दहेज ना दे करके किसी के घर गई और सरकार के दबाव में जो वर पक्ष है एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन नाक तो सिकड़े हुए रहेंगे सास की। जो वर पक्ष है नाक उसकी तो सिकुड़े की बात, हाँ, नाक सिकुड़े की बात सर नहीं है, ये बात व्यक्तिगत बात है ना। मैं समझ गया, मैं आपको सरकार बताऊं फीलिंग में जाके इसके पीछे। मतलब वो संपन्न तो हाँ, वो इसके अपनी पीछे बच्ची को सुखी रखने के चलते कि उसको प्रताड़ना ना मिले, तो वो सोचता है कि दे दो। एग्जैक्टली, इसके पीछे एक बड़ा कारण दहेज और देने भी के बाद भी तो प्रताड़ना होती है, अभी भी जी कितने एक डेथ्स होते हाँ, हैं तो ये तो दारू वही के बात लिए। है, ये नहीं आध्यात्मिक नहीं, लेवल पे मैं यदि इसको सुधार किया जाए, आध्यात्मिक लेवल पे कि लोग ना करें, तब जाकर के कहीं ना कहीं प्रेम भाव जागृत किया नहीं जाए नहीं सभी नहीं के नहीं लिए। नहीं 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 नहीं, इसके और ये पीछे सर बड़ा कारण क्या है। प्रेस्टीज का मैटर भी बन गया सर, ज्यादा आजकल मैं प्रेस्टीज का नहीं, मैटर भी बहुत बन गया। प्रेस्टीज से बड़ी बात क्या है मैं आपको बता रहा हूँ सर इसके पीछे कि कास्टिसिज्म भी तो है ना, बहुत बड़ा मुद्दा। कास्टिज्म भी है, और बड़ा कारण एक दहेज का क्या हो गया है, बढ़ते हुए दहेज का बड़ा कारण आज के डेट में क्या हो गया है कि आज के डेट में हर गार्जियन, देखिए, हर गार्जियन, हर पेरेंट चाहता है कि मेरी बच्ची जो है वो सुखी घर में उसकी शादी हो जाए, सुखी घर में शादी हो जाए। अब सुखी घर का मतलब आज के वक्त में क्या है, सबसे पहले तो लोग सरकारी नौकरी वालों को, आप देखिए दहेज में सबसे ज्यादा समस्या सरकारी नौकरी वालों के साथ में है ना। कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है ना, उसके लिए उतना उसको उतना ज्यादा नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी वालों को ज्यादा दहेज को लेकर के ज्यादा उन लोगों का है। एक लड़के की सरकारी नौकरी हो गई, अब हर कोई चाहता है कि मुझे जो दामाद मिले वो सरकारी नौकरी वाला मिले। आजकल लड़कियों की भी ऐसी मतलब वो रहती है कि सरकारी नौकरी वाला हस्बैंड मिल जाए तो फिर अपने को लाइफ में कुछ करना ना पड़े। तो अब क्या है कि अच्छा, सरकारी नौकरी होती कितने लोगों की समाज में, बहुत कम लोगों की सरकारी नौकरी होती है। अब एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी पाके बैठा है, उससे शादी करने के लिए 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग आ रहे हैं, रोज लोग आ रहे हैं, रोज उसके पास प्रपोजल आ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इतने प्रपोजल आ रहे हैं सारे उसको, भाई उसमें से एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास क्या पैरामीटर्स है, क्या मापदंड है। तो आजकल ये एक बहुत सारे लोगों की तो खैर मजबूरी है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि सामने से लोग ऑफर करते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एग्जैक्टली, मंजूषा जी ने बहुत सही बात करी, और यही हो रहा है, जो बढ़ रहा है ना, यही हो रहा है। मेरे यहाँ मेरे एक भैया थे बहुत पहले, मैं आपको 2004-5 की बात बता रहा हूँ, तो उनका यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हो गया, मतलब ही गॉट थ्रू। तो यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हुआ तो उनके यहाँ लोग आने लगे शादी करने के लिए, तो लोग मतलब उनकी बोली लगने लगी, है ना, ऐसा 10 लाख 15 लाख ऐसे करके, तो बोली लगने लगी। अब भाई जो सबसे अधिक बोली लगाएगा वो खरीद के लेके जाएगा उनको,
भाई पीसीएस अधिकारी को खरीदना है, सबसे अधिक बोली लगानी, तो अधिक कितनी लगाए अधिक? तो कोई आए, ऐसा सुना है मैंने, देखी हुई बात नहीं बट मेरी सुनी हुई बात है कि कोई आया और उन्होंने जो है ब्लैंक चेक दे दिया उनके फादर को, ये लीजिए जितना लिखना है लिख दीजिए और शादी तय कर दीजिए। जितने जीरो लगाने हैं लगा दो। जो लड़की मिली वो ब्लैंक थी कि फुल थी? कहीं ना कहीं इस तरह अरे की सर, अभी के टाइम में जिन परिवारों का ट्रेंड भी बदल गया है कि उन्होंने एक पीढ़ी तक दहेज लिया है, दिया है, और अभी उन्हें नहीं इस बारे में आगे कुछ सोचना है या नहीं ही लेना है, सर उनके यहाँ पे लड़की वाले रिश्ते ले लेके आते हैं, भाई 50 लाख ले लो, 60 लाख ले लो। मतलब मेरे मामा के घर का ये हुआ है कि पिछले लगभग 10 साल पहले की बात है, 50 लाख ले लो ये कह के शादी करने के चलिए, लिए। खैर ये एक बहुत ही एंडलेस डिस्कशन है एंड अभी फिलहाल हमारे लिए यह डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे और हम लोग हम वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसके ऊपर हम बात करें तो जो दहेज भी एक बड़ा एस्पेक्ट है, अच्छा मतलब आपका हेडिंग बन सकता है उसके अंदर में, जिसमें कि आप अपना ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद एक बार सर क्लास रखिएगा दहेज की। अच्छा, तो वो तो पूरे दिन की क्लास रखनी पड़ेगी हमें। सर रिजल्ट आने तक रोज एक लिंक क्रिएट कर दिया करिए। नहीं, वो ज्यादा बात भी करना आवश्यक नहीं है, जितना डिस्कशन जितना जरूरी उतना ही होना चाहिए। चलिए फटाफट जो है, बच्चन की शायद ये लाइन है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, बाबुल के दर्द में रोती हैं बेटियां, बेटे तो करेंगे एक कुल का नाम रोशन, दो दो कुलों की रोशनी होती है बेटियां। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और लेकिन हम भी कहावत आज में भी मैंने बेटा चिराग 21 बेटे कुलों को का कहते सुना है। हैं, रोशन बेटे को कहते हैं। हाँ, नहीं वही है ना कि वो जो मानसिकता है दैट वी नीड टू चेंज, है ना। चलिए खैर, और ये चेंज करने का भी काम जो है बेटियां ही कर सकती हैं, क्योंकि जो मतलब कह सकते हैं कि जो मदर्स है ना वो बेस्ट टीचर्स होती हैं, है ना। तो बच्चों को जो है उस तरीके से बिल्कुल दो कुल की लाश ढोती है बेटियां, बिल्कुल बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। तो चलिए ठीक है, फटाफट जो है हम लोग एक पैसेज है उसका हम लोग अनुवाद करके देख लेते हैं। समय तो हो गया हमारा, टाइम काफी हो गया। ये पैसेज था, आप लोगों ने किया होगा मेरे ख्याल से इसका अनुवाद। जी सर। जी ना? सर। जी सर किया है। अच्छा, तो चलिए फटाफट जो है ना हम लोग देखते हैं। सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स आल्सो नोन एज सैप, हाइड्रोजेल एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स, एब्जॉर्बेंट जेल्स, सुपर सोकर्स, सुपर स्लपर, सब उसके नाम है। वाटर जेल इज अ न्यू टाइप ऑफ मैक्रोमोलिकुलर सिंथेटिक वाटर एब्जॉर्बिंग पॉलीमर मटेरियल। ये देखिए, ये पैसेज क्यों दिया था मैंने, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल अनुवाद नहीं है, अनुवाद बहुत आसान है। बहुत सारे मतलब साइंटिफिक और टेक्निकल वर्ड्स इसमें है, जो एक आप लोगों को दिक्कत आती है कि किस हद तक सर हम लोग ट्रांसलिटरेशन कर सकते हैं, तो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सुपर अवशोषक पॉलीमर है ना एब्जॉर्बेंट के लिए, जिसे ASP नाम है, हाइड्रोजेल दूसरा नाम है, अवशोषक पॉलीमर तीसरा नाम है ना, अवशोषक जेल चौथा नाम, सुपर सोकर्स पांचवा नाम है ना, और सुपर स्लर्पर्स छठा नाम, वाटर जेल सातवां नाम है ना। तो ये सारे नाम है, इसलिए इसको नाम के रूप में यहाँ पे नाम से भी जाना जाता है। एक नया प्रकार का मैक्रो, अब माइक्रो सूक्ष्म होता है ना। अब मैक्रो जो है, यदि आप उसके समतुल्य शब्द ढूंढने जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए होगा, क्योंकि जैसे माइक्रो का सूक्ष्म आपने बराबर, हाँ जी, मैक्रो को भी सर सूक्ष्म ही बोल देते हैं। मैक्रो को सूक्ष्म कैसे बोल देंगे? नहीं, मैक्रो तो ऑपोजिट होता है ना। का मैक्रो आणविक संश्लेषित जल को अवशोषित करने वाला पॉलीमर सामग्री है। तो किन किन शब्दों को, जैसे पॉलीमर के लिए बहुलक शब्द इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, पर यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में यदि आप पॉलीमर भी ट्रांसलिटरेट करके चल रहे हैं इस तरह के ट्रांसलेशन में, तो आपका ट्रांसलेशन देखिए, जब भी इस तरह का ट्रांसलेशन आपके पास में आता है जहाँ पे आपको साइंटिफिक और टेक्निकल ग्लॉसरी मिलती है, इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि अनुवाद का उद्देश्य क्या है। कोई भी अनुवाद का उद्देश्य क्या होता है कि भाई हम जब अनुवाद कर रहे हैं तो अनुवाद कंटेंट भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास तो जा ही रहा है ना, कोई तो पढ़ ही रहा है ना, तो जो पढ़े उसको समझ में तो आना चाहिए। तो जो प्रचलित शब्द है ना, इस तरीके से उनका अनुवाद करना है कि प्रचलित शब्दों को आप ट्रांसलिटरेट कर दें।
बहुत ज्यादा उसका आप बिल्कुल एकदम से सटीक हिंदी में उसको लिखने के लिए जाएंगे ना, तो ये पढ़ने वाले के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा और यह आपका प्रैक्टिकल अनुवाद नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस तरह के शब्दावली और इस तरह के पैसे जब आपको मिलते हैं तो आप इस एक्सटेंट तक इतनी लिबर्टी लेकर के आप ट्रांसलिटरेशन कर सकते हैं। देखते हैं अगला। इट हैज अ वाटर अपटेक पोटेंशियल एज हाई एज 100,000% of its own weight in a short period of time by osmosis and forms granules in soil to enhance soil properties. Osmosis को हिंदी में क्या बोलते हैं? परासरण। पराकरण, ठीक है। सर परासरण। परासरण। परासरण, ठीक है। पराशरण। हाँ, तो ये हाँ, डॉक्टर को डॉक्टर, इसको कुछ तो बिल्कुल सही आपका एग्जाम्पल है बंटी जी। तो इसमें ऑस्मोसिस द्वारा कम समय में अपने वजन का 100,000% तक पानी अवशोषित करने की क्षमता होती है और यह मिट्टी के गुणों की वृद्धि हेतु मिट्टी में नए अव्यय कण निर्मित करता है। ठीक है, ग्रेन्यूल्स नए अव्यय कण निर्मित करता है। ठीक है। Saps are generally white sugar-like hygroscopic materials that swell in water to form a clear gel made of separate individual particles and can retain moisture even under pressure without risk of conflagration or rupturing या blasting. तो आमतौर पर सफेद चीनी जैसी हाइड्रोस्कोपिक सामग्री होती है, कोई आवश्यक नहीं है बहुत ज्यादा इसके पीछे दिमाग खपाने की, जो पानी में फूलकर, है ना, स्वेल करके अलग अलग स्वतंत्र कणों से निर्मित एक पारदर्शी जेल का निर्माण करती है ना। यहाँ पे सेपरेट लिखा है, तो अब सेपरेट के लिए इंडिविजुअल, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए यहाँ मैंने स्वतंत्र कणों का प्रयोग किया है ना। सर पृथक कैसा रहे? पैसेज में पृथक। हाइड्रो लिखा हुआ था, हाइड्रो ना लिख के। अच्छा, हाइग्रो था। जी सर। सर मैंने अभी रीचेक भी किया, इसीलिए मुझे हाइड्रो याद। ठीक है, तो आप हाइग्रो स्कोपिक इसको कर लेंगे। ठीक है, पृथक कणों से, इंडिविजुअल पार्टिकल्स पृथक कणों से, ठीक है, पृथक कणों से, स्वतंत्र कणों से, ठीक है ना, निर्मित एक पारदर्शी जेल का निर्माण करती है। पारदर्शी क्यों? क्लियर जेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर हम जेल की क्लियरिटी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पारदर्शिता से संबंधित होती है, इसलिए मैंने पारदर्शी शब्द का इस्तेमाल किया स्पष्ट की जगह पे। स्पष्ट जेल लिखना कहीं ना कहीं शायद मुझे लगा कि उतना मतलब उतना सटीक अर्थ नहीं दे रहा है जितना पारदर्शी जेल दे रहा है, क्योंकि जेल की स्पष्टता, जो क्लियरिटी है, वो पारदर्शिता से समझ आती है। तो ये हो गया। और दाब में भी ना, बिना आग पकड़े, है ना, टूटे या विस्फोट की जोखिम के नमी बरकरार रख सकती है, मतलब कैन रिटेन मॉइस्चर। Super absorbent polymers used in agriculture are mostly prepared from acrylic acids and cross-linking agents like potassium by solution or suspension polymerization. अब जिनको पता है, जैसे पॉलीमराइजेशन का बहुलकीकरण होता है, जो इन शब्दों के अर्थ जानते हैं वो लिख सकते हैं, जो नहीं जानते हैं वो इन शब्दों के लिए आप बिल्कुल बेहिचक आप ट्रांसलिटरेशन कर सकते हैं, आपको कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। कृषि में उपयोग किए जाने वाले सुपर अवशोषक पॉलीमर ज्यादातर एक्रिलिक एसिड और पोटेशियम जैसे क्रॉस लिंकिंग एजेंट के माध्यम से घोल यानी कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन बहुलकीकरण द्वारा तैयार किए जा सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन लिख सकते हैं। ठीक है। The polymers so formed is called a polyacrylate whose swelling capacity and gel modulus depends greatly on the quantity and type of cross linker used. इस प्रकार बने पॉलीमर को पॉलीएक्रिलेट कहा जाता है। वी आर टॉकिंग, प्रैक्टिसिंग ऑन कि अप टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन ट्रांसलेट, आई मीन वी कैन डू द ट्रांसलिटरेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ पैसेज। ये हमको समझने की यहाँ पे आवश्यकता है। ठीक है। पॉलीएक्रिलेट्स आर नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेटिंग एंड नॉन corrosive in nature and tested to be biodegradable with a degradation rate of 10 to 15% per year. पॉलीएक्रिलेट नॉन टॉक्सिक मतलब विष रहित, तो टाइपिंग मिस्टेक है, विष रहित, नॉन इरिटेटिंग जलन रहित एवं, थोड़ा टाइपिंग एरर है, एक मिनट,
हाँ, पॉलीएक्रिलेट्स विष रहित, जल रहित, जलन रहित एवं जंग रहित होते हैं, जंग नहीं लगता इसमें, नॉन कोरोसिव, तथा प्रतिवर्ष 10% से 15% की ह्रास दर के साथ, मतलब डिग्रेडेशन रेट के साथ में बायोडिग्रेडेबल होने के लिए इनको परखा गया, मतलब इट हैज बीन टेस्टेड. They demonstrate high water absorbance potential and can freely release 95% of the same under suction pressure by plant roots. सर जलन रहित के लिए नॉन इग्नाइटिंग होना चाहिए ना, इरिटेटिंग तो परेशानी हो जाएगी. देखिए यहाँ इरिटेशन जो होता है ना, अगर आप मेडिकल टर्म में इरिटेशन की बात करें तो वो जलन या थोड़ा सा मतलब खुजली वाला जो जलन होता है ना, उसके लिए इरिटेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, अगर हम हाँ मेडिकल टर्म में बात करें तो यहाँ पे इरिटेटिंग के लिए जलन ही सही शब्द जहाँ रहेगा. दाद और खुजली वाला जिक्र आता है वहां भी इचिंग और इरिटेशन वर्ड यूज होता इरिटेशन है. की बात आती है तो वो जलन ही खुजली रहेगा, और है ना, तो वो इसके लिए सही शब्द रहेगा, ठीक है. क्योंकि कहना वही चाह रहा है ना, ये देखिए आप देखिए इरिटेशन का मतलब क्या वो छोड़ दीजिए, आप ये समझिए ना कहना क्या चाह रहा है, क्या है, नॉन टॉक्सिक है भाई, ये टॉक्सिक नहीं है. नॉन इरिटेटिंग मतलब क्या है भाई, परेशान क्या करेगा, परेशान करना तो कोई मतलब नहीं है. ये क्या चीज है, ये पॉलीएक्रिलेट्स एक तरह के केमिकल है. नॉन इरिटेटिंग मतलब क्या है, ये इससे किसी तरह की आपको टच होने पे खुजली नहीं होगी, जलन का एहसास नहीं होगा, जो नॉर्मली केमिकल्स के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होगा. नॉन कोरोसिव मतलब इससे कोरोजन नहीं होगा, है ना, ठीक है. हाँ, इनमें उच्च जल अवशोषण क्षमता होती है, हाई वाटर एब्जॉर्बेंस पोटेंशियल, और ये पौधों की जड़ों द्वारा शोषण दाब पर, पौधों की जड़ यदि सक्शन करते हैं तो ये जो है 95% तक जल रिलीज भी कर सकते हैं, ये इनकी क्षमता होती है, ठीक है ना. तो इस तरीके से जो है आप देखें तो ये अनुवाद किया गया है. मैंने थोड़ा जल्दी कम एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, आप इसको दोबारा देखिएगा. ऑलरेडी मैंने आपके क्लासरूम में इसको अपलोड भी कर दिया है. यदि कहीं कोई कुछ इश्यू लगता है आपको या कोई इससे संबंधित प्रश्न आपको लगता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर इसको आपने कैसे ट्रांसलिटरेट कर दिया, या मतलब जो भी आपको इससे संबंधित दिक्कत समझ में आती है, ठीक है. ये पैसेज 20 तारीख का दूसरा पैसेज भी मैं करके लाया था, वो भी मैंने आप लोगों को कर दिया. भारत सहित किसी भी देश में होने वाले भेदभाव का प्रमुख कारण पूर्वाग्रह है ना, तो ये वाला पैसेज भी किया हुआ है. आप लोग क्लासरूम में ऑलरेडी अपलोड किया है, देख लीजिएगा. कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है. तो ये जो है आपका पूरा आज का सेशन हो गया, ठीक है. तो आज के सेशन को हम यहाँ पे खत्म करेंगे. कोई अगर किसी का जरूरी कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई जरूरी सुझाव यदि किसी को देना हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को खत्म करेंगे. जी सर, मेरा अभी तक एक भी कॉपी चेक नहीं हुआ, प्लीज एक बार इवैल्यूएशन करके बता दीजिएगा. एक भी चेक नहीं हुआ मतलब? सर मैंने अभी लेट शुरू किया है ना, तो मैं अभी कनेक्ट हुई थी तो फिर मेरा नहीं हो पाया था. अभी कुछ आपने अपलोड किया है? जी सर, मैंने अपलोड किया है. आपका अगर अपलोड हुआ है तो आपका तो हो गया होगा, अगर दीक्षा सिंह के नाम से हुआ है तो. जी सर, दीक्षा सिंह के नाम से ही हुआ है, लेकिन अभी तक मुझे वैल्यूएशन नहीं मिला है किसी का भी. मैंने आपको मैसेज भी किया था इसके रिगार्डिंग. ये अल्फाबेट वालों का हो गया है, अगर आपने किया होगा तो आपका पक्का हो गया होगा. एक बार चेक कर लीजिए. जी सर, मैंने किया. जी सर. 17 तारीख को क्या आप अपनी कॉपी आपने अपलोड किया था कि नहीं किया था? 17 को सर 17 को मेरा लेट हो गया था. 18, 19 और 20, 21 का मैंने कर दिया है. मॉक्स का ही हो रहा है, उसका सेल्फ इवैल्यूएशन करना होता है दीक्षा जी, उसका अपलोड किया जाता है. जो देखिए संडे टू संडे जो मॉक होता है ना, उसी का इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं ना दीक्षा जी. कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे. रिक्वेस्ट ये थी सर कि जो साइंटिफिक टर्म्स हैं सर, अगर कहीं से मिल पाता साइंटिफिक टर्म का हिंदी तो शायद अच्छा रहता, क्योंकि साइंटिफिक एसेस या पैसेज जो दे रहे हैं ना उसमें मुझे बहुत ज्यादा परेशानी के साइट पे जाइए, भर भर के मिल जाएगा आपको. कितना याद करेंगे आप? मत जाइए उसमें. आपके लिए इस स्थिति में उस मतलब इस पॉइंट पे ना उसमें जाना आपके लिए ना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से.
ओके सर, तो सर हम ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे डायरेक्ट कर दीजिए, कर लिप्यंतरण। दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। टर्म्स का एग्जैक्ट हिंदी नहीं समझ में आ रहा है सर। किसका? सर उतना रिटेन कर पाना भी तो मुश्किल होगा। हाँ, नहीं, Scientific अभी नहीं topic नहीं याद कर पाएंगे। आप CSTT के साइट पे जाइए, भर भर के PDF पड़ा हुआ है, 5000 शब्द मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ट्रांसलिटरेशन कर दीजिए साइंटिफिक शब्द जो भी आ रहा है आपको, जो समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। जी सर। चलिए, ठीक है, शुभ रात्रि। कल मॉर्निंग में जो है 2 Thank you टॉपिक so much, ऑलरेडी sir. आपको दिया है मैंने डिटेल में। अमन जी, आप लीड करेंगे और बढ़िया तरीके से डिस्कशन करिएगा। आप लोग 1 घंटे का डिस्कशन सेशन रहेगा। मैक्सिमम 8:30 आप लोगों को क्लोज कर देना है। ठीक है, मैक्सिमम 8:30 डिस्कशन क्लोज कर देना है। हाँ, 7 o'clock शुरू कर देना है शार्प, 8 o'clock क्लोज कर देना है। मेरे जुड़ने का वेट नहीं करना है, मेरे छोड़ने का वेट नहीं करना है। मैं चुपचाप सुनता रहूंगा आप सब लोगों की बातें, ठीक है ना। जहां मुझे आवश्यक लगेगा मैं वहां पे इंटरप्ट करूंगा। अदरवाइज आपको शुरू करना है। टॉपिक्स आपके पास हैं, स्लाइड शेयर कर दिया जाएगा, स्क्रीन पे स्लाइड आपको दिखता रहेगा। नहीं तो आप में से कोई चाहे तो शेयर भी कर सकता है और डिस्कशन करें आप लोग। कोई भी अनावश्यक बातचीत नहीं करनी रहेगी, है ना। और अगर कोई अनावश्यक बातचीत या ऐसा लगा कि नहीं ये सेशन में आप लोग बेवजह की बातें कर रहे हैं, देन वी विल डिसकंटिन्यू द सेशन। आप बढ़िया तरीके से टॉपिक्स पे डिस्कशन करें और कुछ ना कुछ कोट्स, उद्धरण, कुछ ना कुछ पंक्तियां, उसका भी आप लोग उसको भी शेयर करें। जैसे आज देखिए कितने सारे हमने जो है अच्छी अच्छी पंक्तियां, अच्छे अच्छे उदाहरण, अच्छे अच्छे कोड सब हमने एक दूसरे को शेयर किया एंड इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन द एग्जाम। तो ये आप लोग करें और बढ़िया तरीके से जो है मॉर्निंग के सेशन का फायदा लाभ उठाएं और शाम को जो फिर हम लोग सैटरडे को इवैल्यूएशन सेशन में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, जी सर। थैंक यू सर, गुड बहुत नाइट। बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट। और ये अमेजन पे लिंक में डाल दूंगा, किसी को भी ऑर्डर करना होगा तो अमेजन पे जाके अभी ऑर्डर कर सकते हैं। सर एक चीज मुझे बता जी। दीजिए, मुझे कल या परसों में आना है दिल्ली। मैं वो बुक को यहाँ पे गुवाहाटी में ही छोड़ दूँ या फिर दिल्ली लेके आ जाऊँ? अच्छा, दिल्ली अभी में तक ले बुक आपसे पाएंगे कलेक्ट तो? नहीं हुआ क्या? सर मेरे पास कोई भी नहीं आया। अच्छा, मैं कल करता हूँ, कल भिजवाता हूँ। ठीक है सर, क्योंकि फिर कल के बाद मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर। चलिए, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि साख मंगनी, जय श्री राम। अमन जी, हाँ जी। कि मतलब कौन कौन से टॉपिक पे मतलब डिस्कशन करने बता देते थोड़ा, अपने प्रिपेयर हो जाते हैं हम लोग। टॉपिक तो ग्रुप में दिया गया है, टॉपिक ग्रुप में अच्छा, है। ठीक है हाँ ठीक है, मैं जी हाँ थैंक यू। है उसमें। हाँ कोई बात, इट्स ओके। गुड नाइट भाई। गुड नाइट।